नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी चर्चा रहेगी जारी। पक्ष और विपक्ष परिसीमन पर भी रखेंगे अपनी बात। तीनों विधेयकों को पारित कराने के लिए वोटिंग आज। पीएम मोदी ने विपक्ष को महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने का दिया ऑफर। गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन पर कहा, फैलाया जा रहा है भ्रम। दक्षिण के राज्यों की बढ़ेगी हिस्सेदारी, सीटें नहीं होंगी कम। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एसआईआर अपील ट्राइब्यूनल से क्लीन चिट पाने वाले लोग डाल पाएंगे वोट। बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार जोरों पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखी हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन की मांग। कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने पर उठाए सवाल। पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म करने का किया आग्रह। इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम शुरू। ट्रंप ने सप्ताह के अंत में ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत की जताई उम्मीद। यूक्रेन पर रूस का साल का सबसे भीषण हमला। 700 ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला। हमले में 17 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में आज तीनों विधेयकों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित कराने के लिए आज मतदान होगा। इन तीनों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 106वां संशोधन 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। अब लाए गए ये तीनों विधेयक सीटों के परिसीमन, सीमाओं के पुनर्निर्धारण और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करने के लिए हैं। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसे कल लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखता है। इसमें से 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करना है। इस विधेयक पर कल देर रात तक चर्चा जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक 131वें संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर जारी चर्चा में हिस्सा लिया। इन विधेयकों के जरिए 2029 से ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि दशकों से पिछली सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समितियां गठित की गई और विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं भारत की लगभग आधी आबादी हैं और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान विशाल और अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जब भी महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई और जिसने भी इसका विरोध किया है, उसे देश की महिलाओं ने माफ नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने। ये समय की मांग है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े
सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। संसद के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नारी वंदन अधिनियम और परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रांतियों का जवाब देते हुए हर संशय का खंडन किया। गृह मंत्री ने कहा कि दक्षिण के तमाम राज्यों की लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। संसद के विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष के हर आरोप और संशय का जोरदार तरीके से खंडन करते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 पारित होने के बाद दक्षिण के राज्यों की शक्ति और बढ़ जाएगी। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस बात पर भी भ्रम फैला रहा है कि सरकार ने बिना किसी तार्किक तरीके से लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया है। गृह मंत्री ने सदन में पूरे विस्तार और तर्क के साथ बताया कि कैसे और क्यों लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 किया गया है। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। गृह मंत्री ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जातिगत जनगणना पर भी विपक्ष के दावे को गलत बताया और कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। परिसीमन आयोग के गठन पर भी कांग्रेस समेत विपक्ष के आरोप को गृह मंत्री ने भ्रमित करने वाला बताया। गृह मंत्री ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की आदत है जनता में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना। हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को न सिर्फ देश की लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला बताया बल्कि सरकार द्वारा इसे पारित करने की प्रतिबद्धता भी जताई। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी भी भारत के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब सरकार ने नई जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने की बात कही थी तो अब इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो गई है? दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया और इतनी जल्दबाजी क्यों? ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सांसद कंगना रणौत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं और महिला नेत्रियों ने महिला आरक्षण विधेयक पहल का स्वागत किया है। आज महिलाओं की जो स्थिति है वाकई में वो बहुत ही सशक्त होकर उभरती हुई नजर आई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में आप कह लीजिए, उसे आप किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, महिला सशक्त हुई है। तो उसी को आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है कि एक महिलाओं को आज आप देखेंगे कि उन्होंने एक ऐसा पटल दिया है कि महिलाएं अब आने वाले समय में देश का भविष्य निर्धारित करेंगी। आज महिलाओं को एक सशक्त माध्यम मिल पाएगा जहां पे महिलाएं जो आज तक नीति नियम जो बनाए जाएंगे उससे महिलाओं का एक अभूतपूर्व योगदान रहेगा। सारा महिला समाज, हमारा महिला मंडल पूरा, हमारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। आधी आबादी महिलाओं की है तो यह महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है। जो आधी आबादी को जो बिल्कुल ही एक किस्म से दूर किया गया था, एक उसको जो उसका एक हक था वो मिलना चाहिए था राजनीति क्षेत्र में, लेकिन अब राजनीति क्षेत्र में भी उसको एक 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब आधी आबादी जब वहाँ पर पहुँचेगी तो निश्चित रूप से अपने लिए जो नीतियाँ हैं वो बनाएगी। इतने समय बाद वो हक जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला, अधिकार जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला है और हम राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये महिला आरक्षण जो कि अधिनियम बन चुका है, उस अधिनियम को लागू करने को लेकर पूरी चर्चा परिचर्चा 2029 से ये लागू होना है। राज्यसभा में आज उपसभापति के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नामांकित सदस्य हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एस फेंगनॉन कोन्यक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और जयंत चौधरी, भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन, साथ ही जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा भी राज्यसभा के उपसभापति के लिए हरिवंश के नाम का प्रस्ताव करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों को अपीलेट ट्राइब्यूनल वैध मतदाता घोषित करेगा वे 23 और 27 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 और 27 अप्रैल को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि जिनकी अपील अभी लंबित है उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी। हाँ, इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह स्वीकार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो निर्देश दिए हैं हम उसका पालन करेंगे। 21 अप्रैल तक जिन मामलों का निपटारा हो जाएगा उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि 23 अप्रैल को वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल में ऑर्डर किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जैसे ऑर्डर किया है हम लोग उसको मानेंगे, हम लोग स्वागत करते हैं। एंड आपके जितने भी ट्रिब्यूनल से डिस्पोज होंगे 21 तारीख तक वो हम लोग रोल में इंक्लूड करेंगे ताकि उन वोटर्स को राइट मिलेगा वोट करने के लिए 23 तारीख को। पश्चिम बंगाल मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायाधीशों को रोककर रखने की घटना से जुड़े मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। इस मामले में आरोपी मुफाकरुल इस्लाम को कोलकाता की सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को एक मामले में 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिलने के बाद भी दूसरे मामले में अदालत ने सख्ती बरतते हुए उन्हें 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मुख्य न्यायाधीश सुकुमार राय ने यह आदेश दिया है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 12 केस दर्ज किए जा चुके हैं। गुरुवार को मोफाकरुल इस्लाम समेत 49 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। आपको बता दें कि अदालत ने इसमें से 12 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि बाकी सभी आरोपियों को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी खुलासों की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। टीएमसी फिर से सत्ता पर दावा कर रही है तो बीजेपी ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी तरफ डीएमके भी चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सहमति जताई कि यह यात्रा दोनों देशों के सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों को नई गति देगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर उठे विवाद में सीबीआई ने अपनी लिखित दलीलें दाखिल की हैं। इन दलीलों में अरविंद केजरीवाल की उस मांग के जवाब को दिया गया है जिसमें उन्होंने जस्टिस शर्मा से खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने की अपील की है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे और बेटी केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनका इस मामले में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। साथ ही दोनों में से किसी ने भी आबकारी नीति मामले में किसी पक्ष की ओर से पेशी नहीं की है। सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशान शर्मा साल 2022 से ही केंद्र सरकार के पैनल में शामिल हैं। इस तरह एजेंसी ने केजरीवाल के उस आरोप को खारिज किया जिसमें हाल ही में नियुक्ति की बात कही गई थी। वहीं केजरीवाल का तर्क है कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे सॉलिसिटर जनरल के निर्देश पर मामलों में पेश होते हैं, जिससे निष्पक्षता को लेकर संदेह की स्थिति बनती है। इसी आधार पर उन्होंने जज के खुद को मामले से अलग करने की मांग की है। इस बीच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अब इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध धर्मांतरण नेटवर्क के खुलासे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने धर्मांतरण को लेकर पहले से लंबित केस में नासिक की घटना का हवाला देते हुए नई अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि नासिक के खुलासे ने देश भर के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट धोखे या छल से धर्म परिवर्तन को देश की सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा घोषित करे। केंद्र और राज्य बलात् धर्म परिवर्तन को आतंकवाद और देश के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध मानकर इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। धर्म परिवर्तन के मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित की जाए। गोवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांड्रेम अश्वेम क्षेत्र में कल एक रिजॉर्ट के 3 लग्जरी कॉटेज में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग अजोबा मंदिर के पास बने कॉटेज में लगी, जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा परिसर लपटों में घिर गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए FSSAI यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों में अवैध फल पकाने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। FSSAI ने यह भी दोहराया है कि आम, केले और पपीते जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे निगरानी बढ़ाएं, निरीक्षण करें और अनाधिकृत फल पकाने वाले एजेंटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने गेहूं की खरीद के मानकों में ढील देने की सिफारिश की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि किसानों की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से फसल के रंग और गुणवत्ता में आए बदलाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार का साफ संदेश है कि मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन की मांग की है। साथ ही उन्होंने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने पर सवाल उठाए। Since the outbreak of the conflict in Iran and the Gulf region on the 28th of February 2026, India had expressed deep concern and urged all states to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. We have urged all states to promote dialogue and diplomacy and de-escalation of tensions. We have also called for respect of sovereignty and territorial integrity of all states. We reiterate that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए संधू के अनुभव और कूटनीतिक भूमिका की सराहना की। अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि तरनजीत सिंधू एक अनुभवी डिप्लोमैट हैं और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत के तौर पर उन्होंने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संधू के नेतृत्व में दिल्ली की तरक्की और वैश्विक स्तर पर उसके रिश्ते और मजबूत होंगे। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया है। इसकी घोषणा संघर्ष विराम लागू होने के कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध विराम में हिजबुल्लाह भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री और लेबनान के राष्ट्रपति अगले 1 या 2 हफ्तों में वॉशिंगटन में मिल सकते हैं। युद्ध विराम शुरू होने से पहले के घंटों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे। इस युद्ध विराम का क्षेत्र के कई हिस्सों जैसे कि ईरान, कतर और जॉर्डन ने स्वागत किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले समृद्ध यूरेनियम को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि दोनों देश शांति समझौते के करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो तेल की कोई कमी नहीं होगी। और अब जनगणना की बात कर लेते हैं। कैसे होती है जनगणना और आप खुद ये कैसे कर सकते हैं? डिजिटल जनगणना के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा। आप देखिए ये एक्सप्लेनर। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। नमस्कार। जनगणना को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस खास रिपोर्ट के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप घर बैठे कैसे डिजिटल तरीके से डिजिटल इंडिया का सहारा लेके जनगणना का फॉर्म अपने घर ही भर सकते हैं और अपने फ़ोन में भी भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है
फिलहाल मैं आपको डेस्कटॉप और फोन से कैसे भरना है मैं आपको ये समझाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, वो क्या पूरी प्रक्रिया है वो आप तक पहुंचाते हैं। देखिए आप मेरे सामने डेस्कटॉप देख पा रहे हैं जहां पर वेबसाइट डालनी है, ये आप वेबसाइट देख पा रहे हैं। पीछे डॉट के बाद government.in जरूर लिखा हो, ये बताती है कि ये जो वेबसाइट है ये सरकारी वेबसाइट है। इस तरीके से पहला पेज खुल के सामने आ जाएगा जिस पर .government.in जरूर लिखा होगा। सेल्फ इन्यूमरेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यानी ये सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आप अपने जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से खुल करके आपके सामने पेज सामने आ गया जिसमें सेंसस ऑफ इंडिया 2027 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। अब मैं फिलहाल उदाहरण के लिए सबसे पहले गोवा सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इसी अंदाज में आपको यहाँ पर उतार देना है। अब उसके बाद यहाँ से वेबसाइट जो है आगे बढ़ जाती है, जिस भी राज्य में आप हैं वो आप फॉर्म को फिल करके वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गोवा का पूरा हिसाब किताब आपके सामने, आपने अपना कौन सा स्टेट चुना है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आपके घर का जो सबसे पहले मुखिया कौन है वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आप फोन से करना चाहते हैं अपने फोन में जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, जैसे कि मैं गूगल ब्राउजर यूज करता हूँ तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पेज खुल जाता है, डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है। डेस्कटॉप खुलने के बाद आपको सबसे पहले जहाँ पर सेल्फ इन्यूमरेशन लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। ये देखिए आपके फोन पर भी कुछ चंद सेकंडों में ही खुलकर सामने आ गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भला इस प्रक्रिया में सवाल कौन से आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत इसी बात का रहता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का बैंक से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यानी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ये भी नहीं पूछा जाएगा, पिन कोड क्या है ये भी नहीं पूछा जाएगा, आधार है कि नहीं ये भी नहीं पूछा जाएगा, पैन कार्ड है कि नहीं और उसकी डिटेल क्या है ये भी आपसे नहीं पूछा जाने वाला। तो यानी अगर कोई आपसे ये पूछता है या कोई भी वेबसाइट आपसे पूछती है यानी फर्जी वेबसाइट है, और ऐसी फेक वेबसाइट से आप दूर रहिए। तो आपसे इसमें सवाल 33 के आसपास पूछे जाएंगे, यानी 30 से लेकर 33 सवाल 33 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत सामान्य क्वेश्चन होंगे, जैसा कि घर और भवन यानी कि घर या जिस जगह पर आप रह रहे हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी, जो कि आपके मकान का नंबर क्या है, घर का उपयोग आप कैसे करते हैं यानी रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, या इसमें दुकान या ऑफिस खोल दिए हैं आपने, इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है, मकान की छत कैसी होगी ये आपसे पूछा जाएगा कि मकान की छत आपकी कैसी है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि फ्लोरिंग कैसी है यानी कि जो ज़मीन है उस पर क्या कुछ रखा गया है, यानी टाइल्स है या वुडन का काम करवाया गया है या मार्बल सिंग या नॉर्मल फर्श है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा क्या जाएगा परिवार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यानी पानी की उपलब्धता हो, बिजली का क्या मुख्य स्रोत है, यानी आप सौर ऊर्जा के जरिए अपने घर में बिजली का यूज़ कर रहे हैं या बिजली जो अमूमन जो कंपनियों से आप तक आती है उसका आप कर रहे हैं, शौचालय की सुविधा, रसोई घर की सुविधा है कि नहीं, खाने पीने का ईंधन एलपीजी है या पीएनजी पाइपलाइन के जरिए आप तक पहुंच रहा है, गैस की सुविधा या एलपीजी है, ये आपसे कुछ चुनिंदा सवाल पूछे जाएंगे। परिवार की संपत्ति, अब ये खास जो मुद्दा है वो लोगों को डरा भी देता है, क्योंकि संपत्ति के बारे में पूछा जाता है तो आपको लग भी सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूछा जाएगा आपके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर है, अगर है तो आप इसका जवाब देंगे, यानी आप यहाँ पर फॉर्म में फिल कर देंगे। टेलीविज़न इंटरनेट सुविधा आपके पास है कि नहीं है, साथ ही कंप्यूटर लैपटॉप जैसी सुविधाएं आपके पास है कि नहीं, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन परिवहन के साधन वो आप बता सकते हैं आप अपने, क्योंकि सरकार को ये ही जानना है कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। और अब क्या नहीं पूछा जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपसे बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाएगा, आयकर यानी इनकम टैक्स से जुड़ा हुई कोई भी जानकारी सेंसस में नहीं पूछी जाएगी, यानी जनगणना में नहीं पूछी जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो चाहे आप फ़ोन से कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप पर बैठकर कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद जब ये पूरा फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे आपके पास 15 अंकों का SEID आ जाएगा, यानी जैसे ही ID आएगा यानी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, सेव कर लेना है कि जब जनगणना का अधिकारी आपके घर तक पहुंचे तो उस वक्त आपको यही ID दिखानी है। अब आप इस जानकारी के जरिए, यानी जो आपके पास ID आई है 15 अंकों की, वो जब आप देंगे तो उसके जरिए आसानी से जो जनगणना का अधिकारी है वो उसको सिंक कर देगा और आपके पास आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो इतना सरल है आपके लिए ये आप तक पहुंचाना।